हाँ तो बेटा जो बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं, हाँ गुड मॉर्निंग सभी बच्चों, गुड मॉर्निंग अंजलि, लोकेश, सब बच्चों गुड मॉर्निंग। जो बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं वो सारे बच्चे अपने अपने वीडियो ऑन कर लें। अब मैं बार बार आपसे नहीं कहूँगा, फिर हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। बेटा ये वाली क्लास जो आपकी है वो फाउंडेशन क्लास है, आपको जैसा इन्फॉर्म किया गया है ना, ये वाली क्लास फाउंडेशन क्लास है। इसमें हम बेसिक से पढ़ेंगे और आपका जो 10th का एनसीईआरटी लेवल है उससे थोड़ा आगे तक जाएंगे हम। आगे तक जाने का मतलब ये है कि मैथ्स में थोड़ा डीपली पढ़े ताकि आपको 11th में दिक्कत ना आए। और जो बाकी एग्ज़ाम्स होते हैं NTSC वगैरह, ओलंपियाड होते हैं मैथ्स वगैरह के, उनमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस क्लास से। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो ध्यान देना कि जो भी मैथ्स के ओलंपियाड वगैरह होते हैं, NTSC एग्ज़ाम होते हैं, नेशनल लेवल पे होते हैं ना टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, उन सब में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि इस क्लास का मतलब ये नहीं है कि आप केवल NCERT पढ़ेंगे। NCERT केवल आपकी हेल्प के लिए रहेगी कि आपका बेसिक्स क्लियर हो और आपको जो आगे नेक्स्ट लेवल पे तैयारी करो तो उसमें दिक्कत नहीं आए। तो केवल NCERT इतनी ही हेल्प करेगी आपकी। बाकी हम आगे और भी बुक होंगी, जो अच्छी अच्छी बुक आती हैं वो कवर करेंगे। आपको एक्सरसाइज देंगे, डेली शीट प्रोवाइड की जाएगी, आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी। और ये क्लास आपकी जब तक ऑनलाइन क्लासेज है तब तक भी चालू रहेगी, और जब क्लासेज ऑफलाइन स्टार्ट होंगी तब भी कंटिन्यू रहेगी क्लास। तो इसलिए कंफ्यूज मत रहना कि सर जब ऑफलाइन क्लासेज होंगी तो ये वाली क्लास मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये वाली क्लास कंटिन्यू रहेगी। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक। आप लोग ध्यान से समझना। और ये बच्चे वीडियो ऑन कर लो, मैं दोबारा नहीं कहूँगा, मैं यहाँ से ब्लॉक करते जाऊँगा धीरे धीरे सबको, जो बच्चे कनेक्ट हैं। इसकी नई नोटबुक बनानी है क्या? हिमांशु यादव, बेटा अभी फ़िलहाल आपको सबकी सेपरेट बना रहे हो, एक छोटी नोटबुक ले आना, कोई भी 20-30 के आसपास, जिसमें कम से कम 10-20 क्लास कवर हो चुके। फिर जब रूटीन बन जाएगा आपका तो आप एक अच्छी नोटबुक डाल के उसमें कवर कर लेना सारा। लेकिन हाँ, इसको उसमें मिक्स मत करना जो आप पिछली क्लास ले रहे हो, क्योंकि टॉपिक भी अलग होगा, पैटर्न भी अलग होगा। इसलिए उसको और इस क्लास को मिक्स मत करना आप लोग, ठीक है बेटा। चलो अब हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। हम टॉपिक शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है। आप लोग आराम से समझना। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तुरंत मैसेज करना या हैंड रेज करना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वीडियो या ऑडियो में किसी बच्चे को अभी प्रॉब्लम हो तो तुरंत मैसेज करें, बाद में बीच में डिस्टर्ब मत करना। किसी बच्चे को ऑडियो या वीडियो में दिक्कत है तो फटाफट, हाँ जो बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम फटाफट लिखें। क्या बाकी बच्चों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है और वीडियो क्लियर आ रही है? सभी बच्चों को क्लियर है तो हम सब करें, ठीक है बेटा। हम क्लास शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है बेटा, देखो हम इसमें देखते हैं हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। ध्यान देना, हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। एक होता है आपके पास साइन, फिर होता है कॉस, फिर होता है टेन, कॉट, सेक, कोसेक। बेटा ये जो फंक्शन होते हैं ये शॉर्ट नेम होते हैं। इनकी जो कंप्लीट जो मीनिंग होती है वो क्या होती है कि जैसे हम इसमें देखें कि साइन है, इसको पूरा क्या बोलते हैं, या पूरा क्या होता है, तो साइन होता है आपका ये वाला SINE, कंप्लीट नेम इसका ये होता है। आप इसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हो SIN, जो साइन आप बोलते हो वो इसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं हम। फिर हम देखें इसमें कि कॉस क्या होता है, फिर तो कॉस को हम लिखें तो कॉस आपका होता है कोसाइन। कॉस जो आपका फंक्शन होता है वो शॉर्ट फॉर्म होता है कोसाइन का।
इतना सब बच्चों को आया समझ में। फिर हम देखें इसमें थर्ड है आपका tan। तो जो tan होता है वो किसका शॉर्ट नेम होता है? तो बेटा जो tan होता है आपका वो होता है टेंजेंट। tan होता है टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है। नोट बाद में कर लेना, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है एक बार इसको अच्छे से समझ ले। नोट करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, नोट कर लेना बाद में। देखो टेंजेंट हो गया, फिर हम देखें कोटेंजेंट। ये कॉट का शॉर्ट फॉर्म है। फिर सेक किसका शॉर्ट फॉर्म है? सेकेंड का। जो सेक आप बोलते हो ना, ये सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर दिख रहा है ना? नीचे तक किसी को नहीं दिखे तो बोल देना। और जो कोसेक थीटा होता है वो कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है। इतना सभी बच्चों को क्लियर है। ये जो इनके फुल फॉर्म है, ये इनके शॉर्ट फॉर्म जो आप यूज़ करते हो। इतना सभी बच्चों को क्लियर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो बेटा, जो आप ये पढ़ते हो साइन थीटा, जो आप पढ़ते हो साइन थीटा, ये क्या होता है? इसमें डिफरेंट क्या मतलब होता है वो देखो बेटा। जो इसमें साइन होता है अकेला, जैसे मैंने लिखा साइन, और ये होता है आपका थीटा। बेटा जो अकेला साइन होता है, ये जो साइन है ये केवल और केवल एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो बेटा ये आपका केवल और केवल एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और जो थीटा होता है ये आपका एंगल होता है। थीटा क्या होता है? आपका एंगल होता है। तो अब हम ये देखें, इसमें जो मेन चीज़ है इम्पोर्टेंट काम की, वो क्या है? तो बेटा जो इसमें साइन थीटा होता है, साइन और थीटा दोनों सेपरेट मैंने लिखे हैं। तो अगर हम इसमें ये देखें कि साइन का अपना एग्जिस्टेंस है या नहीं, और जो थीटा लिखा है उसका अपना अलग से एग्जिस्टेंस है या नहीं। एग्जिस्टेंस से मतलब ये है कि साइन क्या अपनी अलग वैल्यू रख सकता है सेपरेट, और थीटा अपनी अलग वैल्यू रख सकता है क्या? तीसरी चीज़ साइन थीटा, क्या वो अपनी अलग वैल्यू रख सकता है क्या? तो देखो बेटा, जो साइन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसकी कोई सेपरेट वैल्यू नहीं होती है। ध्यान रखना, आपसे अगर बोला जाए कि साइन की वैल्यू 5 है, 10 है, 2 है, 3, 5 जो भी है, तो ऐसा नहीं होता है। सर यार वॉइस प्रॉब्लम है बेटा, एक बच्चे को दिक्कत है या सबको दिक्कत है वॉइस में? फटाफट रिप्लाई करें, फिर हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। डिस्टरबेंस होता है थोड़ा। बबलू बेटा बताओ, वॉइस में दिक्कत है? अरे चश्मे वाले बच्चे बता दे। नहीं, वॉइस नहीं आ रही? सर वॉइस इज क्लियर। हाँ बेटा, थोड़ी बहुत नेटवर्क की प्रॉब्लम है, हो जाता है। आप तो बस ये ध्यान दें, क्लास जो आपको मिल रही है ना, वो रिकॉर्ड भी हो रही है, तो रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी प्रॉपर। रिकॉर्डिंग में कोई नेटवर्क इश्यू नहीं होता, आपको पता है। पूरी क्लास प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड होके फिर अपलोड की जाएगी। स्कूल के ऐप से शायद आप कनेक्ट हो, तो ऐप पे सारी क्लासेज आपको मिल जाएंगी। जो पाठशाला ऐप है वहाँ से आपको सारी क्लासेज मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड भी और लाइव भी शायद आप वहीं से ले रहे होगे। देखो बेटा, हम यहाँ देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अपना कोई अलग से एग्जिस्टेंस है क्या? एग्जिस्टेंस से मतलब है कि हमें ये पता करना हो कि अकेले साइन की कोई वैल्यू होती है क्या? तो अकेले साइन की तो कोई वैल्यू नहीं होती। अब बात करें थीटा, क्या अलग से थीटा एग्जिस्ट करता है? तो थीटा तो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आपको पता है कि बिना साइन कोस के यूज़ किए हम ये बता सकते हैं कि आपका एंगल 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 0 डिग्री है, 20 डिग्री है। एंगल तो बता सकते हैं ना। तो एंगल का एग्जिस्टेंस तो है।
देखो एंगल का एग्जिस्टेंस तो है, इसके बाद एक चीज़ और है इम्पोर्टेंट, वो है साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब है दोनों को मिला के। अभी हमने अलग अलग देखा, अभी हम एक साथ मिला के देख रहे हैं। अब एक साथ अगर हम इसको देखें तो क्या इसका एग्जिस्टेंस होता है? तो इसका एग्जिस्टेंस होता है। क्यों? क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे साइन 0 डिग्री की वैल्यू, तो ये एंगल भी आ गया, फंक्शन भी आ गया, इनकी वैल्यू एक साथ निकालना क्या होती है। जैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछे तो इसमें आपका एंगल आ चुका है 30 डिग्री में, साइन वाला फंक्शन भी साथ में यूज़ किया है, तो इस कंप्लीट वैल्यू को देखेंगे क्या होती है। तो ऐसे हम साइन थीटा की वैल्यू कंप्लीट तो एग्जिस्ट करती है, थीटा भी आपका अलग से एग्जिस्ट करता है, साइन अकेला अलग से कोई वैल्यू नहीं देता। तो इसका मतलब साइन और थीटा अलग अलग का आपको बता दिया है, एक साथ सब कंबाइंड रहेंगे तो भी ये आएगा। अब आपसे कोई पूछे क्या साइन अलग से अपनी वैल्यू रखता है कोई बिना एंगल के, तो ये कोई वैल्यू नहीं रखता है। इतना सब बच्चों को क्लियर होगा, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हम कवर करके चलेंगे। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बेटा इसमें आगे हम पढ़ते हैं ये बेसिक रिलेशन, शायद हमने क्लास 9th में कवर किए थे। ये बेसिक रिलेशंस हैं, क्लास 9th में आपने सीखे होंगे। यस और नो? साइन कॉस में रिलेशन, साइन कोसेक में, सॉरी टेन कॉट में। अगर नहीं पता है तो आप बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इनको कवर करते हैं दोबारा से। जैसे आप ये लिखते हो साइन इज इक्वल्स टू 1 कोसेक, कॉस इज इक्वल्स टू 1 सेक। क्या ये वाले रिलेशन हम कवर कर चुके हैं? क्या ये वाले रिलेशन? नो। ठीक है बेटा, इनको पढ़ते हैं फिर हम कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें। बेटा ध्यान देना, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है ये? एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये पॉइंट ए मान लेते हैं हम, ये बी मान लेते हैं और ये सी। पॉइंट बी के ऊपर ये 90 डिग्री एंगल बनाता है। इतना आप लोगों को दिख रहा है इसमें। तो बेटा राइट एंगल का मतलब होता है कि वो एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री हो, वो एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री हो। या फिर हम ये कहें कि राइट एंगल को बनाने वाली दोनों लाइन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। परपेंडिकुलर भी आप जानते हो कि 90 डिग्री पे जो लाइन आपस में काटती हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। पिंटू स्वामी बेटा हैंड रेज तो किया है, पर डाउट लिख के भेजो आप, तभी तो सॉल्व होगा। ठीक है बेटा, तो इसमें ध्यान रखना, राइट एंगल के सामने जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं उसको हम? हाइपोटेनियस। राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाली जो साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। इसके बाद में अगर आपके पास एक तो राइट एंगल है, अब बच गए दो एंगल। आपने ये चीज़ पढ़ी है कि राइट एंगल का मतलब, इसमें मैं बेसिक चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ यूज़ हो रही है ना, जो आपको नहीं पता, वो सारी कवर कर रहा हूँ, तो इसलिए किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। राइट एंगल का मतलब होता है वो एंगल जिसकी वैल्यू कितनी हो? 90 डिग्री हो। 90 डिग्री वाला एंगल राइट एंगल होता है। फिर हम इसमें देखें एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? बताओ, एक्यूट एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 से कम हो। ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 से कम हो, या आप ये कहो 0 से ज़्यादा हो। 0 से ज़्यादा हो, 90 से कम हो,
वो एंगल कितना होता है? एक्यूट एंगल। जैसे आपसे कहा जाए 30 डिग्री कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल है। 45 डिग्री कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल है। 60 डिग्री कैसा है? एक्यूट एंगल है। तो अब एक चीज़ बताओ, आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स इन एनी ट्रायंगल, इट मीन्स हम ये लिखें सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, ये होता है आपका 180 डिग्री। ध्यान देना कि जो आपके पास एंगल होता है, या जो आपके पास में राइट एंगल ट्रायंगल में या किसी ट्रायंगल में जो एंगल होते हैं, उन तीनों एंगल का सम कितना होता है? हमेशा 90 डिग्री। तो बेटा तीनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है। अब यहाँ देखो इस डायग्राम में ध्यान से, इसमें आपका केवल एक एंगल ही हमने 90 मान लिया है, तो बाकी जो दो एंगल बच गए वो दोनों एंगल मिला के 90 बचेंगे या नहीं बचेंगे? क्योंकि तीनों का सम तो 180 है। तीनों का सम अगर 180 है, उसमें से अगर हमने एक एंगल 90 मान लिया, तो बाकी दोनों जो बच गए, दोनों का मिला के सम कितना आएगा? 90 आएगा। इसका मतलब जो A और C है, इनमें से कोई भी एक एंगल 90 नहीं होगा, क्योंकि 90 तो अकेला यही आ चुका। दूसरा भी अगर 90 ले लेंगे तो दो एंगल ही 180 हो जाएंगे, तो तीसरा कुछ बचेगा ही नहीं। हमें तो तीसरे की भी ज़रूरत है ना। तो दोनों एंगल जो होंगे वो 90 में से ही डिवाइड होंगे, कुछ ये लेगा और कुछ वो लेगा। तो आप ये समझ रहे होंगे कि अगर ये दोनों एंगल 90 में से ही अपना अपना हिस्सा लेंगे, तो ये भी 90 से कम होगा और ये भी 90 से कम होगा। इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? एंगल A और C दोनों के दोनों क्या है? इसमें एक्यूट एंगल है। एंगल B राइट एंगल हो गया, एंगल A एक्यूट एंगल हो गया, एंगल C ये भी आपका एक्यूट एंगल हो गया। ये मैं आपको डायग्राम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अच्छे से कवर कर लेना है। किसी बच्चे को डाउट हो तुरंत बोल देना। एंगल B आपका राइट एंगल, एंगल A क्या है? एक्यूट एंगल, और एंगल C भी क्या है? एक्यूट एंगल। तो बेटा देखो ध्यान से, इसमें जो आपके पास एक्यूट एंगल है वो एक तो A है, दूसरा C है, दोनों एक्यूट एंगल है। हम केवल और केवल दोनों में से किसी भी एक को लेके बात करते हैं आगे। चाहो तो आप C को मान लो, आपकी मर्जी हो तो A को मान लो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने अगर C को माना है तो आप भी C को ही मानेंगे। आप A को भी मान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कंडीशन ये है कि हमने जो साइड मानी है कि राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस नाम दिया है। तो अब मैं आगे बता रहा हूँ कि जो आपका एक्यूट एंगल है जिसको आप मानोगे, अभी मैं A को छोड़ देता हूँ थोड़ी देर के लिए। A से हम थोड़ी देर के लिए दूर हो जाते हैं, हम केवल और केवल C पे फोकस करते हैं कि एंगल C को हमने एक्यूट एंगल मान लिया है। तो एक्यूट एंगल C हमने माना है, क्योंकि जब भी आप आगे क्वेश्चंस करेंगे, आगे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो उसमें जो राइट एंगल लेंगे, उस राइट एंगल के अंदर केवल एक ही एक्यूट एंगल को लेके आप प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेंगे। अब वो एंगल चाहे आप A लो या C लो, मैं दोनों बता दूंगा लेके इसमें कैसे कैसे कवर होते हैं। तो देखो, जो C पॉइंट पे आपका थीटा बना है या एक्यूट एंगल बना है, इस एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे उसको? परपेंडिकुलर। इसको H से डिनोट करते हैं, इसको P से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर। अब देखो, अगर आपने राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी बच्चे को नहीं दिख रहा हो तो बोल देना, अगर आपने ट्रायंगल के अंदर दो साइड को नाम दे दिया है, एक को हाइपोटेनियस दे दिया राइट एंगल के लिए, एक को दे दिया परपेंडिकुलर एक्यूट एंगल के लिए, अब बच गई तीसरी साइड। अब जो तीसरी साइड बच गई है आपकी, उसको भी कोई ना कोई नाम दे देते हैं। तो बची हुई थर्ड साइड को हम नेम देते हैं क्या? इसको नेम देते हैं बेटा
बेस, इसको क्या नेम देते हैं, बेस। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होगी, कौन कौन सी, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो हाइपोटेनियस कौन सी साइड होती है बेटा, क्लास में सब याद कर लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाइपोटेनियस वो साइड होती है जो राइट एंगल के बिल्कुल सामने होती है। परपेंडिकुलर वो साइड होती है जो एक्यूट एंगल के सामने होती है। बेस इन दोनों के अलावा बची हुई थर्ड साइड। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, आराम से कवर करना। बाकी पीछे का भी जो डायग्राम हमने बनाया था वो भी ध्यान दे लेना। अभी इस डायग्राम को याद रखना आप, बस जो चीज़ें बताई 3 मैंने, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, इससे ही हम आगे बढ़ेंगे। नोट कर लो फटाफट। किसी को डाउट हो तो मैसेज लिख के भेज दो। बेटा आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम, ध्यान दो। ये आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें आपको साइड्स के बारे में मैंने बता दिया है कि राइट एंगल के सामने होगी हाइपोटेनियस, और बेटा एक्यूट एंगल आप ए या सी में से कोई एक मानेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ सी को। तो इसके सामने जो साइड होगी हमारी वो होगी परपेंडिकुलर, ये साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और जो थर्ड साइड बच गई है वो होगी हमारी बेस। यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस, ये तीनों साइड राइट एंगल ट्रायंगल में होती हैं। ठीक है बेटा, अब देखो हम इसमें देखते हैं रिलेशन साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सारी कि इन साइड्स में और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या रिलेशन होता है। बेटा जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है, उसका जो रिलेशन होता है वो होता है P/H। साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ध्यान रखना, दोबारा बोल रहा हूँ, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। याद करने के लिए और भी आगे पढ़ेंगे, इनको रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सब अपने आप याद हो जाएगा। बस कंटिन्यूटी बनाए रखनी है आपको। अगर हम कॉस की बात करें तो जो कॉस थीटा है उसमें क्या रिलेशन होगा, तो कॉस थीटा आपका होता है B/H। कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिर जो थर्ड है आपका टेन थीटा। बेटा टेन थीटा के बारे में पढ़ेंगे। टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये ध्यान रखना बेटा, इसमें जो हम थीटा यूज़ कर रहे हैं वो थीटा इस ट्रायंगल में लिया हुआ एक्यूट एंगल है, इस ट्रायंगल में से लिया हुआ एक्यूट एंगल है। और यहाँ जो आप PBH यूज़ करते हो, ये PBH भी इसी थीटा के अकॉर्डिंग आएंगे, क्योंकि अगर ये थीटा आपने बदल दिया तो P बदल जाएगा। इस ट्रायंगल में राइट एंगल फिक्स है, इसके सामने ही H होगा। एक्यूट एंगल आपने अभी ये लिया है, इसके सामने P ये है। और अगर एक्यूट एंगल आप इसको ना लेके इसको लेते A को, तो उस केस में आपका परपेंडिकुलर A के सामने होता और थर्ड साइड बची हुई बेस होती। तो ये चीज़ ध्यान रखना। बताऊंगा मैं एक डायग्राम बना के अलग से, अभी इसको समझ लेते हैं।
तो देखो बेटा साइन कॉस एंड टेन। फिर हम बात करें कॉट की कि जो कॉट थीटा होता है वो क्या आएगा। तो कॉट थीटा आपका बेटा जो टेन है, टेन का जस्ट अपोजिट वाला रिलेशन होता है, इट मीन्स बी बाय पी होता है। जो कॉट थीटा होता है वो होता है बी बाय पी होता है। फिर हम बात करें बेटा इसमें सेक की कि जो सेक थीटा होता है वो क्या आता है। तो सेक थीटा बेटा आपका आता है एच बाय बी। और लास्ट आपका बच गया कोसेक थीटा। कोसेक थीटा आता है बेटा आपका एच बाय पी। कोसेक थीटा आता है आपका एच बाय पी। ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। इन सारे के सारे फंक्शंस की वैल्यू किसके अकॉर्डिंग, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस के अकॉर्डिंग क्या आएगी। सर जिसका फॉर्मूला होता है बेटा, किसका होता है ये तो बताओ। अंजलि यादव कौन हो, हैंड रेज करो फटाफट, और जो डाउट है बोलो। अब आप बिना हैंड रेज करके कुछ भी लिख दोगे, मेरे को कैसे पता चलेगा कौन पूछ रहा है। तो बेटा इतना आ गया आपने साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक। तो आप इनका ऑर्डर ध्यान रखना। जैसे बेटा अगर हम लिखें पी बी पी और ये आ गया एच एच बी, ये है बेसिक फॉर्मूला। देखो इसको समझें। इसमें जो फर्स्ट वाला रिलेशन है, फर्स्ट रिलेशन मीन्स P बाय एच, ये फर्स्ट वाला रिलेशन है। ये किसको डिनोट करेगा, तो फर्स्ट वाला रिलेशन किसको डिनोट करेगा, साइन को। साइन मीन्स P बाय एच। तो आप याद रखें कि साइन थीटा क्या होता है, P बाय एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फिर सेकंड वाला रिलेशन है B बाय एच, वो B बाय एच किसका होगा, कॉस का होगा। तो ये आपका आ गया कॉस आ गया। थर्ड वाला जो रिलेशन है P अपॉन बी, तो P अपॉन बी किसका आएगा बेटा, ये टेन का आ गया। बाकी बच गए तीन। तीन के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ से चल के वापस नीचे आ जाओ। नीचे आएंगे तो हम देखेंगे इसमें B अपॉन पी, नीचे से देखेंगे B अपॉन पी। जो B अपॉन पी है वो किसका रिलेशन है बेटा, कॉट का। तो ये आ गया आपका कॉट थीटा। फिर नेक्स्ट आगे देखेंगे इसमें H अपॉन बी। तो H अपॉन बी जो रिलेशन है वो किसका होता है, H अपॉन बी सेक का। ये हो गया आपका सेक का। और लास्ट रिलेशन है आपका H अपॉन पी, उल्टा देखेंगे इसको H अपॉन पी, तो ये हो गया आपका कोसेक का। याद करने का सिंपल सा तरीका, जैसे इसमें बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जैसे आपने बहुत सारी ट्रिक देखी होंगी, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो आप डायरेक्ट तीनों लिखे पी बी पी एच एच बी। वहाँ से ऑर्डर देके साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सबका सेम वही। तो इनको रटने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। 2-3 बार ये डायग्राम बना के आप याद करेंगे, तुरंत याद हो जाएंगे सारे रिलेशन। तो आप इनको नोट कर लें फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बोल देना बेटा, मैसेज करके इन्फॉर्म कर देना। टाइम कम बचा हुआ है बेटा, जल्दी से नोट कर लेना इसको। और किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। आपके पास शेड्यूल होगा नेक्स्ट क्लास का, तो आपकी जो दूसरी क्लास बच गई मैथ की वो लेना कंटिन्यू। उसमें जो टॉपिक चल रहा था, इसमें आपको डबल प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसमें भी हम वो टॉपिक कवर करेंगे जो एनसीईआरटी में होते हैं। एक्स्ट्रा तो पढ़ेंगे और वो टॉपिक अलग से कवर होंगे। हम सेम टॉपिक चलाएंगे नहीं इसमें, कि जैसे जो टॉपिक हमने नॉर्मल क्लास में चला रहे हैं वही फाउंडेशन में चलाएंगे, अलग अलग डिफरेंट टॉपिक चलाएंगे। तो आपका सिलेबस आधा उधर से आएगा, आधा इधर से, और फिर तुरंत जंप कर जाओगे आप लोग। ठीक है बेटा, थैंक यू, बाय। आज की क्लास केवल इतनी ही, बाय।